नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के अंदर ये जो तीन अलग अलग साइज के पहियों वाली अघाड़ी सरकार है, वहां सर्कस शुरू हो गया है। एक के बाद एक झटके लग रहे हैं, कोर्ट से झटका लग रहा है, आपस में एक दूसरे को लोग झटका दे रहे हैं और दुश्मनों की तारीफ में भी ये तीनों पार्टियां जुट गई हैं। कहने का मतलब ये कि शिवसेना अचानक से भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने लगी है और राहुल गांधी और सोनिया गांधी की रैली को परमिशन देने से भी मना कर दिया। अब आप समझिए ये किस तरह की सरकार है, किस तरह का गठबंधन है कि जिसमें कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी एक रैली मुंबई में करना चाह रहे थे, जिसकी बारे में शिवसेना के संजय राउत ने एक सप्ताह पहले जानकारी दी थी। जब उनको तलब किया गया था राहुल गांधी के पास, वो अपनी विनती लेकर के गए थे। उसके बाद अब मालूम चल रहा है कि आज खबर आई कि अघाड़ी सरकार ने कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी और सोनिया गांधी के रैली करने की अनुमति नहीं दी और कांग्रेस पार्टी कोर्ट चली गई। कोर्ट में वो डिमांड कर रही है कि भाई हमें अनुमति दी जाए। अजीब गरीब स्थिति है ये, भाई अनुमति नहीं मिल रही है, समर्थन वापस लेके घर चले जाओ, एक सेकंड में सारे के सारे परमिशन मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है, क्या मसला चल रहा है? एक तो राजनीतिक तौर पे तीन चार खबरें आपको हमने बताया। अब एक और जो बड़ी मुसीबत जिससे ये पूरी की पूरी सरकार चरमरा चली जा रही है, वो ये है कि इन्होंने जो खुद वसूली कांड में जो इनके नेता फंसे हुए हैं, उनको कोर्ट से भी झटका लगा है। एक तो अनिल देशमुख कारागार में कारावास कर रहे हैं, अपने दिन को गुजार रहे हैं, उनको जमानत मिलने की कोई सुबुगाहट भी नजर नहीं आ रही। एक और झटका लगा कि उनके दो जो पीए थे, जो सहयोगी थे, उन दोनों को भी कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया है। और जब आप सुनेंगे कि जज साहब ने कोर्ट के अंदर क्या कहा, आपको भी हंसी आएगी। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि भाई ये देखने से ही मामला लग रहा है कि घूसखोरी का है। इन दोनों को देख करके ही लग रहा है कि ये मसला जो है पूरी तरीके से कि इन्हीं के इशारों पे उगाही का धंधा चल रहा था। मतलब कोर्ट ने भी अब इस बात को टैसिटली ये मान लिया है कि वसूली तो हो रही थी, बस फैसले का इंतजार है। इतने सारे सबूत, इतनी सारी जानकारियां ईडी ने जजेस के सामने कोर्ट के अंदर पेश कर दी है कि ये दिन के उजाले की तरह अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि इस वसूली कांड में न सिर्फ अनिल देशमुख, न सिर्फ उसके प्यादे, बल्कि अघाड़ी सरकार के बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे जाने वाले हैं। कोर्ट में पहले क्या हुआ उसे समझिए। स्पेशल कोर्ट के अंदर ये दो अनिल देशमुख के सहयोगी, जिनका नाम कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे, इन दोनों के बारे में कोर्ट ने कहा। अब मैं जो खबर आई है मैं उसको पढ़ के सुनाता हूं। कोर्ट ने कहा कि शिंदे के बारे में पहली नजर में लग रहा है कि उसने उगाही की रकम ली है। मतलब जज साहब देखते ही बोल रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इसने ली होगी। क्यों? क्योंकि ईडी ने जो आरोप लगाया और जिस तरह के बयान सचिन वाजे ने दिए, उससे ये बार बार साबित हो रहा है। ईडी ने अपने बयान में कहा कि मुंबई के बार मालिकों से दिसंबर 2020 से फरवरी 2021 के बीच उसने 4 करोड़ 70 लाख रुपए की उगाही देशमुख के कहने पर की। इस रकम को 2 किस्तों में कुंदन शिंदे ने उसे दिया था। वाजे का कहना है कि देशमुख ने रकम को शिंदे को देने को कहा था और कोर्ट ने कहा कि ये और कुछ और नहीं बल्कि पूरी तरीके से अपराध है। अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, लेकिन कोर्ट के इन बयानों से क्या लग रहा है कि जज साहब लोगों को भी अब समझ में आ गया है कि भाई इसमें बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। मतलब ये अनिल देशमुख गए, मतलब ये
कि ये जो वसूली कांड के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं उस सब के बारे में उसकी जांच पड़ताल होगी और सब एक एक करके एक्सपोज होंगे। और जैसे ही अनिल देशमुख इस मसले में जेल के अंदर गया और ये खुद को फंसता हुआ पाया, वो किस किस लोगों का नाम लेगा, क्या क्या हिसाब किताब देगा, ये कोई नहीं जानता। और यही परेशानी इस अघाड़ी सरकार की है कि सारे लोगों की गर्दन फंसी हुई है। लूट खसोट मनाने के मानसिकता से सरकार चलाने का अंजाम क्या होता है वो अब दिख रहा है साफ साफ। यही सचिन वाजे जिसके लिए ये लोग जो अघाड़ी सरकार के पक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि भाई ये क्रिमिनल आदमी है, इसके बर्ताव ठीक नहीं है, ये कहानी गढ़ रहा है, कोई वसूली हुई नहीं, ये सिर्फ अपनी एक इमेजिनेशन से ये सारी झूठ बातों को बता रहा है। जैसा आपने कहा कि भाई चलो भाई मान लिया कि बैड कैरेक्टर का आदमी था, मान लिया ये बदमाश है, मान लिया ये क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, लेकिन ये जो बता रहा है कब कहां कैसे किसने कितने पैसे लिए, कितने बजे, तारीख, सारी चीजें, ये सारे नुएंसेस को, छोटी छोटी बातों को डिटेल में जो बता रहा है, इसलिए इसके बयान के ऊपर सवाल नहीं उठाया जा सकता, सिर्फ यह करके नकारा नहीं जा सकता कि इसका बैकग्राउंड जो है वो खराब रहा है। मतलब कोई दलील, कोई आर्गुमेंट कोर्ट के अंदर चल ही नहीं रहा। और इसलिए शरद पवार ने और अघाड़ी के नेताओं ने इस पूरे वसूली कांड को पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की और यह कहा कि जो ईडी, सीबीआई, एनसीबी, ये जो सारी एजेंसियां मुंबई के अंदर में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है, वो दरअसल एक पॉलिटिकल वेंडेटा है। बीजेपी अघाड़ी सरकार को बदनाम करने के लिए एक प्रपंच रच रही है। न कोई वसूली हुई, मुंबई में कोई ड्रग्स भी नहीं लेता, किसी की मौत भी नहीं हुई, कहीं बम नहीं रखा गया, बस बीजेपी बदनाम करने में जुटी हुई है। तो ये पॉलिटिकल मूव भी फेल हो गया, क्योंकि ये तो ओपन एंड शट केस है। और शायद इसलिए कांग्रेस पार्टी ने इस खेल में कोई बयानबाजी नहीं की और ना ही अनिल देशमुख को डिफेंड किया। तो एक मसला यहां तक खत्म। अब कांग्रेस पार्टी को रिवाइव भी करना है। कांग्रेस पार्टी मुंबई के अंदर एक बड़ी रैली करना चाह रही है, जिस तरह से राजस्थान में इन लोगों ने किया, महंगाई से निदान के लिए, महंगाई से बचाओ रैली। अब ये जानकारी किसने दी सबसे पहले? तो ये जानकारी संजय राउत ने दी। आपको याद होगा कि जो मसला फंसा था कांग्रेस पार्टी के साथ, ममता बनर्जी का गुणगान कर रहे थे ये लोग, तो कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई, बोली कि भैया आप लोग पहले तय कर लो कि ममता बनर्जी के साथ रहना है या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ रहना है। कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं रहना है तो हम अपना समर्थन वापस लेते हैं, फिर आप झेलते रहो इस वसूली कांड के केस को, सारे लोग नपने वाले हो। तो संजय राउत पहुंच गए वहां पे और वहां से निकलने के बाद गुणगान करना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी के बिना कोई थर्ड फ्रंट नहीं बन सकता, भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करना है तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही राहुल गांधी विजनरी लीडर हैं। सारा इन्होंने कर दिया और ऐसा लगा कि शिवसेना उन्हें इनवाइट कर रही है। संजय राउत ने कहा कि वो मुंबई आएंगे तो वहां विस्तृत बातचीत होगी मुंबई में यही रैली के लिए। अब यहां पे एक मसला फंस गया। मसला ये फंस गया कि अचानक से ये महंगाई के खिलाफ जो रैली राहुल गांधी ने बुलाई, तो महंगाई पे तो बातचीत की नहीं, वो हिंदुओं को गाली देने लग गए, हिंदुत्व के ऊपर गाली देने लग गए। अब इससे में सबसे पहले जो बयान आया वो एनसीपी की तरफ से आया कि राहुल गांधी को इस तरह से हिंदुओं के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। अब इनको भी डर लग गया कि मुंबई बुला लो, सारे मंत्री वहां पे होंगे, शरद पवार को भी जाना पड़ सकता है, शिवसेना के लोगों को भी जाना पड़ सकता है। और उस मुंबई के रैली में राहुल गांधी ने फिर हिंदुत्व को गाली देना शुरू कर दिया, नाथूराम गोडसे के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, सावरकर के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तब तो ये अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई कोरोना प्रोटोकॉल है,
अभी मामला खराब चल रहा है, इसलिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मुंबई में रैली करने नहीं दी जाएगी। तो पेच कहां से कहां फंसा हुआ है। राहुल गांधी के साथ कोई खड़ा नहीं होना चाहता और खड़ा भी होना चाहता। एक तरफ तलवार वसूली गैंग में सारे लोगों के जेल जाने की तलवार लटकी हुई है और दूसरी तरफ सरकार के गिरने की तलवार लटकी हुई है। ये भानुमति का कुनबा, कहीं का ईंट कहीं का अड़ोरा, और शरद पवार ने महाराष्ट्र में एक बहुत ही खतरनाक कुनबा जोड़ा और सब के सब लूट खसोट में लगे हुए थे इस वसूली कांड में। अब कोर्ट ने भी ये मान लिया और ये कुनबा जब डगमगा रहा है तो शिवसेना को समझ में आ रहा है कि भाई अगर ये सावरकर, नाथुराम गोडसे, हिंदुओं के खिलाफ भाषणबाजी अगर राहुल गांधी का हो गया तो फिर वो किसी मुंह दिखाएंगे, वो अपने कंस्टिट्यूंसी में कैसे जाएंगे। शिव सैनिक खुद बोलेंगे कि भाई इनको छोड़ो। तो जैसे ही ये जो नैया डगमगाना शुरू हुई तो आज अचानक से संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी से प्रेम हो गया। लिखा है आज काशी विश्वनाथ में इतना बड़ा फंक्शन चल रहा है, मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं पा रहे। उद्धव ठाकरे को तो बताना चाहिए हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्ववादी पार्टी है। जिस दिन राहुल गांधी ने हिंदुत्व को, हिंदूवादियों को गालियां दी, उसी दिन बोलना था, लेकिन चुप, क्योंकि कुर्सी बचानी है तो कोई सवाल उस पर खड़ा नहीं कर सकता। इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। अगर देश भर में जो खुद को हिंदूवादी पार्टियां खुद को कहते हैं, क्या वो सेलिब्रेट करने लायक नहीं बचे? अब जब ये नैया डगमगाना शुरू हुई तो सामना में और शिवसेना के कई लीडर अब ये कहने लग गए कि देखिए वो तो गोपीनाथ मुंडे अब नहीं रहे, अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हमारी बहुत पुरानी दोस्ती थी, आजकल माहौल बदल गया है। आप समझिए कि ये डिफेंस मैकेनिज्म कि लोगों की लताड़ पड़ेगी, लोग सवाल पूछेंगे कि भाई आप उनके साथ क्यों हाथ मिलाए हुए हो जो आपके ही देवतुल्य हीरोज को गालियां देते हैं, हिंदुत्व को गालियां देते हैं, हिंदुओं को भला बुरा कहते हैं, हिंदुओं को बाकायदा ISIS और बोको हरम से जोड़ते हैं। तो ऐसी पार्टियों के साथ आप, मतलब ये कि इन लोगों की जमीन खिसक रही है, इन लोगों की जमीन खिसक रही है। और इसमें शगुफा बीच में एक और चल गया। नवाब मलिक, बड़बोले नवाब मलिक, उन्होंने कल एक और बयान दे दिया कंट्रोवर्शियल। उन्होंने कहा भाई अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर मुकाबला करना है तो सारी पार्टियों को एक ही लीडर एकत्रित कर सकता है, वो है शरद पवार। मैंने प्रधानमंत्री के रेस में उनको भी डाल दिया। सब लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है वो लालायित हैं, सपने बुन रहे हैं, लेकिन कोई ये समझ नहीं रहा कि इस तरह की राजनीति से न देश का भला हो रहा है, न महाराष्ट्र का भला हो रहा है और न ही इन पार्टियों का भला हो रहा है। बस सत्ता है, उसके अलावा जमीन पैरों के नीचे से खिसक चुकी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।